नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। उत्तरकाशी के स्यानाचट्टी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दिए जाने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि स्यानाचट्टी के पास यमुना नदी में गड़गाड़ गधेरे से मलबा आने के कारण यमुना का प्रवाह अवरुद्ध हो गया था, जिससे अस्थायी झील का निर्माण हुआ। मुख्यमंत्री धामी ने झील का निरीक्षण कर जिलाधिकारी को त्वरित जल निकासी बढ़ाने की, नदी मार्ग से गाद हटाने और स्थानीय लोगों को हुए नुकसान का तत्काल आंकलन करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने आवाजाही बाधित होने के चलते आलू की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर खरीद की व्यवस्था करने के भी आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कुपड़ा कुनशाला पुल का भी निरीक्षण किया और जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार संकट की इस घड़ी में हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है, उसका मैंने सभी जगह में गया हूँ, देखा है। हम ऐसी परिस्थिति में सभी जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, जिन जो भी इससे प्रभावित हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनके साथ खड़े हैं। उसका हम आकलन करवा रहे हैं और आकलन करवा कर हर संभव उनको मदद करेंगे। जो भी हमारी तरफ से अच्छी जो मदद हो सकती है, उनका कारोबार फिर से पटरी पर आए, उसको करेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर जिलाधिकारी को कहा है कि ये मलबा हटाया जाए और अभी सितंबर माह में बारिश कम हो जाएगी और रोड का जो चौड़ीकरण का काम प्रारंभ होगा, तो यहाँ उसी कंपनी को जो रोड बनाएगी उन्हीं से हम लोग बात करेंगे कि वो मलबा यहाँ से हटाकर वो आरबीएम जो है हमारे सड़क निर्माण इत्यादि के कामों में लाया जाए। और जो लैंडस्लाइड हुआ है, जगह जगह पर सड़कें बंद हैं, कहीं पुल खराब हो रखे हैं, यमुनोत्री खरसाली का क्षेत्र भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। उस क्षेत्र में भी हमारा प्रयास होगा, क्योंकि सितंबर माह में यात्रा भी प्रारंभ होती है, तो उसको जल्दी से जल्दी हम यात्रा को करें। अभी धराली क्षेत्र में भी आज सड़क वहां तक पहुंच गई है। अब वहां पर भी काम, वहां पर भी इसी प्रकार से जल भराव हो गया था और थराली में भी बड़ी आपदा आई है, थराली क्षेत्र में भी। और पूरा हम इसका एक भूगर्भीय जो है अध्ययन भी इसका करवाने का हमने निर्णय लिया है कि आखिर ये जगह जगह लैंडस्लाइड होना, दरारें आना, इस प्रकार का भूस्खलन होना, इसके पीछे आखिर क्या कारण है, इसका एक सर्वेक्षण भी हम करवाएंगे पूरे उत्तराखंड के अंदर। चाहे आज पौड़ी जनपद हो, पिथौरागढ़ जनपद हो, बागेश्वर हो, सभी जगह पर आपदा से हम जूझ रहे हैं। लेकिन हम सब चूंकि हमें प्रत्येक वर्ष इन आपदाओं का सामना करना पड़ता है किसी न किसी रूप में, इस वर्ष भी बड़ी आपदा आई है। हम सब लोग मिलजुल कर इस आपदा से भी उभरेंगे। सरकार सबके साथ खड़ी है। सर 29 जून को जो है 7 डेड बॉडी अभी तक नहीं मिल पाई इस लाइव एंड पे भी, 9 लोग वहाँ कर गए थे और रोडों की स्थिति बहुत बदतर हो रही है। सभी जो भी काम होने हैं आपदा में, वो सभी काम जो है हम लोग प्राथमिकता से करेंगे। लंबे इंतजार के बाद देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र को बड़ा तोहफा मिला है। विधायक विनोद कंडारी की पहल पर सरकार ने इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए 9 करोड़ 4 लाख रुपए का बजट पास कर दिया है। खास बात यह है कि इसमें 3 करोड़ 40 लाख रुपए की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। इस परियोजना के लिए करीब 100 नाली भूमि सरकार को उपलब्ध कराई गई है। साथ ही 12,000 वर्ग फीट क्षेत्र में एक अन्य इंडोर स्टेडियम का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिसका कार्य आवश्यक तकनीकी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शुरू होगा। विधायक कंडारी ने कहा कि खेल अब करियर निर्माण का सशक्त माध्यम बन चुका है, इसलिए युवाओं को आधुनिक सुविधाएं देना जरूरी है। स्टेडियम बनने के बाद स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास और अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा। इस घोषणा से देवप्रयाग के छात्र और युवा वर्ग में उत्साह का माहौल है और स्थानीय लोग इस क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम बना रहे हैं। देखिए, आज खेल के माध्यम से भी नौजवान अपना कैरियर बना सकता है। तो हमने देखा स्कूलों के जो प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं बच्चों के लिए। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट लाया कि भाई इसमें अपनी विधानसभा में इंडोर स्टेडियम किस तरीके से बनाया जाए। और मैंने इसकी घोषणा जो है पिछले साल मुख्यमंत्री से कराई थी और आज ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उसके लिए सरकार ने 9 करोड़ 4 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए हैं और उसमें प्रथम किस्त जो 40% की होती है, 3 करोड़ 40 लाख रुपए से जारी कर दी है। लगभग उन्हें 100 नाली जमीन मैंने उत्तराखंड सरकार को वहाँ पर दी है। और दूसरा इंडोर स्टेडियम हमारा जो है भारत सरकार से बन रहा है, खेलो इंडिया के तहत बन रहा है। कितने कर में उसकी हमने जमीन दे दी, सब कुछ सैंक्शन उसकी आ गई है। उसमें एक तो टेक्निकल एक कागज हमने भारत सरकार को भेजना है, तो लगभग 10 करोड़ उसके भी हमारे पास आने वाले हैं। क्योंकि इंडोर स्टेडियम उसमें जो है आपका टेबल टेनिस हो गया, आपका बैडमिंटन हो गया, कबड्डी का हो गया, जो जो इंडोर स्टेडियम के जो खेल होते हैं वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओ राष्ट्र को आगे बढ़ाओ अभियान को लेकर प्रदेश में जन जागरूकता बढ़ रही है। बीते दिवस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यापारी एवं नागरिकों के बीच पदयात्रा कर स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों का प्रयोग न केवल
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि स्थानीय उद्योगों और रोजगार को भी बढ़ावा देता है। इस अभियान की सराहना करते हुए भाजपा के दर्जा राज्य मंत्री सुभाष वर्थवाल ने कहा कि किसी भी राष्ट्र का विकास उसके अपने उत्पादों पर निर्भर करता है। उन्होंने बताया कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम होगी। वर्थवाल ने विश्वास जताया कि स्वदेशी अपनाने की इस अलग से निश्चित ही समाज में जागरूकता बढ़ेगी और राष्ट्र को आर्थिक सशक्तता की नई दिशा प्राप्त होगी। किसी भी देश के कायाकल्प के लिए स्वदेशी को अपनाना एक पहली शर्त होती है। और जब जो है व्यक्ति अपना ही जो है निर्मित प्रोडक्ट उत्पादन उसको जो है धारण करता है, तो उससे उसकी जो एक स्व इकोनॉमी होती है, जो आर्थिकी होती है, उस आर्थिकी को जो बल मिलता है और अपने देश का पैसा, अपने देश का धन वो अपने ही जो है देश में लगने का काम होता है। उससे जो है अर्थव्यवस्था और तेजी के साथ काम करती है, रोजगार जनरेट होता है, सड़कों का जाल बिछता है, फ्लाईओवर्स हो गए, हवाई जहाज की सेवाएं हो गई, रेल की सेवाएं हो गई, नौकरियों का मामला हो गया। इस तरह से जो है वो द्रुत गति से आगे बढ़ता है। इसलिए जो भी देश आगे बढ़े हैं, जो भी विकसित राष्ट्र हुए हैं, वो अपने ही स्वदेश की बने हुए उत्पादन के दम पर हुए हैं। और भारत में हमारे नेतृत्व ने भी जो है इसको एक अलग जगाने के रूप में इसको लिया है। मैं समझता हूँ कि इससे जागरूकता आएगी और लोग स्वदेशी को अपनाएंगे। प्रदेश में बीते दिनों कांग्रेस द्वारा वोट चोरी और अन्य मुद्दों को लेकर राजभवन कूच किया गया था। कांग्रेस लगातार भाजपा पर वोट चोरी के आरोप लगा रही है। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के बयान दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता केवल मीडिया और जनसभाओं में ही वोट चोरी की बातें करते हैं, जबकि तथ्यों पर कोई ठोस आधार नहीं है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने उन्हें पहले ही नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, लेकिन अब तक उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यदि उनके पास तथ्य हैं तो आयोग को लिखित रूप में जवाब देने से परहेज क्यों। कोठरी ने कहा कि कांग्रेस की ये हरकत जनता को गुमराह करने की साजिश है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकास की राह पर ले जा रहे हैं। देखिए, वोट चोरी का जो विषय कांग्रेस पार्टी के द्वारा, विशेषकर राहुल जी के द्वारा जो उठाया जा रहा है, ये बहुत सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये एक प्रपंच जो है किया जा रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा जो नोटिस राहुल जी को भेजा गया है, राहुल जी ने अभी तक विधिवत उसका नोटिस का जवाब नहीं दिया है। राहुल जी केवल मीडिया में जाकर के वोट चोरी की बात करते हैं, वो केवल पब्लिक में जनसभाओं में वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन टू द पॉइंट वाइज जो चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा है, अभी तक भी चुनाव आयोग के द्वारा उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया है। यदि उनकी बात में कोई सत्यता है, उनकी बात में कोई दमखम अगर है और यदि उनके तथ्य सही हैं, तो वो लिखित रूप में चुनाव आयोग को देने में उनको क्या दिक्कत है। इसका मतलब राहुल गांधी जी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारधारा को एक प्रकार से बदनाम करने का वो प्रयास कर रहे हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश को जिस दिशा में विकास की दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं, ये उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को सफल बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में गगनहर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान भगवानपुर मंगलोर हाईवे से शाहपुर जाने वाले चक रोड चौराहे के पास से एक नशा तस्कर को दबोच लिया। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से 105 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अवैध बाजार में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी के नशे की सप्लाई से जुड़े कई अहम खुलासे किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी और अधिक सख्ती से जारी रहेंगे। थाना गंगनहर में आज 105 ग्राम स्मैक बरामद की गई है और जो अभियुक्त है उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में भी वो इस प्रकार के एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में जेल गया है। उसी को पीछा करते हुए उस पर लगातार पुलिस की सतर्क दृष्टि रखी हुई थी और आज 105 ग्राम स्मैक के साथ व्यक्ति पकड़ा गया है।
पिछले 2 दिनों में लगातार स्मैक के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रग फ्री उत्तराखंड के मिशन को कामयाब करने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है और ये जो आज रिकवरी है, बड़ी रिकवरी, इसी का एक नतीजा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके जो मूल्य है करीब 10 लाख से ऊपर आंका गया है। एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराएं, हालांकि जो कमर्शियल क्वांटिटी में इस प्रकार का लोग जो इस काम में लगे हैं उनके खिलाफ हमें कार्रवाई के अधिकार देती है और हरिद्वार पुलिस या पुलिस इसके इन अधिकारों का प्रयोग करती है। लेकिन मैं जो आमजन है उनसे सहयोग की अपील भी करूंगा कि इस प्रकार का अगर कोई नशे की कोई सूचना उनके पास है तो तत्काल हरिद्वार पुलिस को ये टोल फ्री नंबर पर बताएं ताकि जो कार्रवाई है वो सुगम की जा सके। हरिद्वार से बड़ी खबर निकली सामने, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र सिंह डोभाल के कड़े निर्देशों के बाद पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और सिडकुल पुलिस की संयुक्त टीम ने पेंटागन मॉल स्थित गुड एंड हैप्पी स्पा एंड सैलून पर छापा मारते हुए 5 महिलाओं और 2 पुरुषों को आपत्तिजनक अवस्था में हिरासत में लिया। वहीं दूसरे स्पा सेंटर की संचालिका पर भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस अंतर्राज्यीय गिरोह के नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है। थाना सिडकुल और एएसटीयू की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में पेंटागन मॉल के पास में एक स्पा सेंटर से छापामारी करते हुए जो अवैध रूप से लोग यहाँ पर स्पा चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 महिलाएं और कुछ पुरुषों को पकड़ा गया है। उनके खिलाफ जो भी एएसटीयू के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और जो भी इस प्रकार के जो स्पा सेंटर्स हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं उनके खिलाफ लगातार हरिद्वार पुलिस कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई आगे भी अनुरोध जारी। सत्यापन की कार्रवाई लगातार हरिद्वार में चल रही है, उसके बहुत परिणाम भी नजर आ रहे हैं। एएसटीयू के द्वारा आज की गई कार्रवाई सत्यापन की कार्रवाई का ही नतीजा है और उसी को बढ़ाते हुए आज उस कार्रवाई में जो एएसटीयू के द्वारा जो अवैध रूप से संचालित स्पा सेंटर्स हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई आज की गई है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। रुड़की में सोतबी चौकी से गुजरने वाले रास्ते का चौड़ीकरण जल्द शुरू होने जा रहा है। क्षेत्र के लगातार बढ़ती जाम समस्या को देखते हुए विधायक प्रदीप बत्रा ने आज धोबी घाट से लेकर सोतबी चौकी तक निरीक्षण किया और जनता को आश्वासन दिया कि चौड़ीकरण का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। स्थानीय पार्षद संजीव राय उर्फ टोनी का कहना है कि इस रास्ते के चौड़ा होने से 4 वार्डों की जनता को सीधा फायदा मिलेगा और शहर के मुख्य चौराहों मच्छी चौक, इमली रोड चौक, अनाज मंडी और बादशाह होटल चौक पर जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। की दिक्कत को लेकर यहाँ के जो वासी हैं उन्होंने आपको बुलाया है, किस तरह से इसका समाधान किया जाएगा, कब तक हो जाएगा? बहुत मोहल्ले में आने के लिए रास्ता काफ़ी छोटा है, जिनसे काम चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी है। पब्लिक के साथ पब्लिक यहाँ रहती है, बच्चों के स्कूल में पब्लिक बुलाते हैं तो मोड़ कुछ कम है जो रिश्ते खड़े हैं और कुछ रोड है जो छोड़ी हुई और जल्दी से काम शुरू करा छोड़ी कराएंगे और समस्या। रास्ते के चौड़ीकरण को लेकर विधायक जी आए थे, किस तरह का आश्वासन मिला है और कब तक के रास्ते के समस्या का समाधान किया जाएगा? विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि इस रास्ते को चौड़ाकरण होने से यह है कि बहुत लोगों की समस्या कम 25,000 की आबादी को फायदा मिलेगा। परेशानी आप देख रहे हो, अगर 2 स्कूटर भी आमने सामने हो जाए तो जाम की स्थिति बन जाती है। 2 गाड़ी यहाँ से आ जाए सामने से तो जाम की स्थिति बन जाती है। यहाँ जाम लगने से सारे बाजार में आसपास के सारे एरिया में जाम हो जाता है। नमाज के टाइम नमाजी नहीं पहुँच पाता, बीमार एम्बुलेंस से नहीं जा पाता, किसी की कोई डिलीवरी करानी हो, बच्चा अगर मान लो वो बेचारी गाड़ी भी नहीं निकल पाती। कई वार्ड के लोगों का यहाँ से आना जाना होता है, कम से कम 4 वार्ड 32, 33, 34, 36 तक, इस्लामनगर तक ये लोग आते हैं। क्या लगता है जल्दी निस्तारण होगा? इसका जल्दी निस्तारण होगा, ये रुद्रपुर में उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने नगर निगम सभागार में अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वच्छता कर्मियों की समस्याओं, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और पुनर्वास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। मकवाना ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संवेदनशीलता के साथ कार्य करें और ये सुनिश्चित करें कि पर्यावरण मित्रों को सरकार की योजनाओं का 100% लाभ मिले। उन्होंने 1 माह के भीतर सभी कर्मचारियों के EPF और ESI काटने के आदेश दिए। साथ ही मलिन बस्तियों में हर 6 माह में स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश भी दिए। मकवाना ने स्पष्ट कहा कि सीवर और सेफ्टी टैंक का कार्य करने वाले सभी कर्मियों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से हो ताकि उन्हें पुनर्वास योजनाओं का लाभ मिल सके। बैठक में मृतक आश्रितों की नियुक्तियां
आउटसोर्स कर्मियों को मानक वेतन और कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया गया। ग्राउंड में जाकर सफाई कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, राज्य सरकार ने माननीय धामी जी ने दोबारा मुझको मौका दिया है सफाई कर्मचारी आयोग में उपाध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का जो दायित्व दिया है, उसी निमित्त में सभी सफाई कर्मचारियों के प्रदेश में क्या हालात हैं, किस दशा में वो कार्य कर रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनका कुछ समस्याओं का तत्काल समीक्षा बैठक में ही निराकरण किया जाता है। जो शासन स्तर की उसके लिए भी आयोग पहल कर रहा है, जैसे नियमितीकरण के लिए हमने आयोग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को संस्तुति भेजी है। आज हमारे सफाई कर्मचारी आयोग के माननीय उपाध्यक्ष मकवाना जी आए थे और कर्मचारियों की बैठक हुई और उसमें सारे जनपद के ईओज और निगम के प्रतिनिधि आए थे और बहुत सारे विषयों पे डिस्कशन हुआ और हम लोगों ने नगर निगम में जो काम किया उन पे भी चर्चा हुई और आगे यहाँ पर एक भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से एक चौक बनाने की भी बात आई है और उसके लिए इस बार हम नगर की जो बोर्ड की बैठक है उसमें इसमें प्रस्ताव पारित करेंगे और शहर के अंदर एक कई भव्य महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा को लगाया जाएगा, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी सबके लिए है और उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन कथा को बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया था और आज हम उसी रामायण को पढ़ते हैं, देखते हैं और उसी भगवान श्री राम के चिन्हों पे चलने की हम बात करते हैं। सामाजिक समरसता को देखते हुए हम सब एक हैं, इसी भाव के साथ हम जल्दी मकवाना जी के जो ये एक निर्णय है इस पे हम आगे बढ़ेंगे और शहर के अंदर भव्य भगवान महर्षि वाल्मीकि चौक को बनाएंगे। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद डोईवाला ब्लॉक की सभी 38 ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर डोईवाला ब्लॉक की 5 न्याय पंचायतों में समारोह आयोजित किए गए। ग्राम पंचायत माजरी, ग्रांट, जीवनवाला और कालूवाला के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों ने शपथ लेकर पंचायतों के अस्तित्व में आने की औपचारिक शुरुआत की। समस्याएं तो जिंदगी में कभी खत्म होती ही नहीं, विकास के कार्य कभी रुकते नहीं और जिस तरह विकास के साथ जो विनाश हो रहा है, जैसे आपदाएं आ रही है, तो उसमें सरकार को बहुत कुछ देखना है। हमारे गांव में भी बाढ़ की बड़ी समस्या है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है और हमारा पहला मुद्दा यही है दो पंचायतों का, ग्राम पंचायत कालूवाला, बड़ोवाला, कि वहाँ पर जो जंगल का पानी आ रहा है वो लोगों को बहुत प्रभावित, उसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं, रात को पानी आ जाता है, घरों में घुस जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंज का काम है और बहुत समस्या हमने रेंज साहब को इसके बारे में दिया है। और जंगली जानवरों का, हाथियों का बड़ा हमारे यहाँ वो है, फसलों को देखते हुए। आज हमने शपथ ग्रहण की है। आज हम अपनी माजरी ग्रांट का विकास करेंगे, जैसी सड़कें होंगी, पानी, लाइटें और स्वच्छता की व्यवस्था, सब पर ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद। पंचायत के जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य हैं, हम सब साथ मिलकर अपने क्षेत्र का विकास करेंगे और कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। धन्यवाद। बहुत लंबे समय से ग्राम पंचायतों के ये चुनाव के संबंध में चुनाव जो लेट हुए थे उस संबंध में जो क्षेत्र के ग्रामीण लोग थे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आज विधिवत रूप से हमारी शपथ ग्रहण हो चुका है और मैं सभी जितने भी हमारे न्याय पंचायत में जितने भी हमारे प्रधानगण चुने गए हैं, जितने भी वार्ड सदस्य चुने गए हैं, सबको मैं यहाँ पर आज शुभकामनाएं प्रेषित की मैंने मेरे द्वारा और सभी को सत्यनिष्ठा और इससे काम करने का, कि जनता के बीच में दिन रात रह के काम करने का एक प्रण जो आज हमने लिया है, उस पर सभी को खड़े उतरने का एक मौका भी अब हमें अगले 5 साल मिलना है। तो विधिवत रूप से आज जो शपथ ग्रहण हुआ है उसमें अब हमारे ग्रामीणों के जो भी काम रुके हुए थे, जैसे कि राशन कार्ड संबंधित बहुत सारे कार्य थे और जन्म, मृत्यु और अन्य बहुत सारे ग्रामीणों के काम रुके हुए थे, जो आज से विधिवत रूप से अब ब्लॉक स्तर से सभी काम अब निपटाए जाएंगे। ठीक है। पौड़ी गढ़वाल जिले के एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। थलीसैन थाना क्षेत्र के बैजरा पुल पर सोमवार सुबह 2 छात्र स्कूल जा रहे थे जब उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पैराफिट से टकरा गई। हादसे में पीछे बैठे छात्र आर्यन वर्धन नयार नदी में गिर गया। नदी के तेज बहाव और गंभीर चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुबह सूरज सिंह बिष्ट और आर्यन वर्धन बाइक से इंटर कॉलेज शिवंशी वेदीखाल रोड की ओर जा रहे थे। जैसे ही दोनों छात्र
ब्याजरो पुल पर पहुंचे वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और जोरदार टक्कर के बाद आर्यन नीचे नदी में जा गिरा। सूचना पाकर थलीसैंण पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है। इस दुखद घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है। उधम सिंह नगर के सीमांत विकासखंड खटीमा के सरस्वती एकेडमी बिगराबाग में 10वीं कक्षा के छात्र द्वारा अपने ही सहपाठी की आंख पेन मारकर फोड़ने का गंभीर मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि घटना 11 जुलाई को हुई, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने ना तो दोषी छात्र पर कार्रवाई की और ना ही घायल छात्र के उपचार में गंभीरता दिखाई। पीड़ित छात्र की मां ममता राणा का कहना है कि प्रबंधन ने बिना सूचना दिए बेटे को विभिन्न अस्पतालों में घुमाया और चोट को मामूली बताकर गुमराह किया। देर से जानकारी मिलने के कारण बच्चे की एक आंख की रोशनी चली गई। इस लापरवाही को लेकर ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव कर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ रोष जताया और इलाज व उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी लिखित में लेने की मांग की। समाजसेवी नरेंद्र आर्य ने भी प्रबंधन पर गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं प्रधानाचार्य रमेश का कहना है कि इलाज के लिए खटीमा, हल्द्वानी और चंडीगढ़ तक प्रयास किए गए। 11 जुलाई को 7th पीरियड में गेम्स इंडोर हो रहे थे। जैसा कि बारिश का मौसम है, उसकी वजह से मैंने इंडोर गेम्स की व्यवस्था की थी। इंडोर गेम्स चल रहे थे, कुछ बच्चे जो है आपस में बात भी कर रहे थे, कुछ बच्चे गेम्स खेल रहे थे। तभी मुझे पता चला कि माहिर की आंख में जो है चोट लग गई है। तभी वो बच्चा सीधे मेरे पास आया। मेरा रूम जो है 10th क्लास के बिल्कुल बगल में है। फिर मैं अपनी गाड़ी से उस बच्चे को जो है यहाँ से हमारे विद्यालय के बिल्कुल पास में धर्मवीर जो डॉक्टर है, उनका अस्पताल है, क्लिनिक है, वहाँ क्लिनिक में ले गया। मुझे लगा कि उस बच्चे की इस तरह से बच्चे को जो है चोट लग गई है और मैं वहाँ ले जा रहा हूँ। तो जानकी हॉस्पिटल में ले गया। वहाँ इमरजेंसी में मैंने पर्चा कटाया। इमरजेंसी में पर्चा कटाने के बाद मैं तुरंत ही डॉक्टर के पास ले गया, क्योंकि इमरजेंसी से बच्चों को तुरंत देख लिया जाता है। तो मैंने डॉक्टर साहब को बताया इस तरह से जो है बच्चे को चोट लग गई है, थोड़ा सा देख लीजिए। तो डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने देखने के बाद जो है उसको अच्छे से जांच पड़ताल की, आँख की देखा। उसके बाद मुझे बताया कि बच्चे की आँख में जो है मेरे से नहीं हो पाएगा इलाज, आप ऐसा करिए कहीं और दिखा लीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सा हॉस्पिटल यहाँ बेस्ट है, वही बता दिया सर, मैं वहीं ले आता हूँ। तो उन्होंने बोला कि यहाँ सबसे, मैंने तुरंत ही उसका ऑपरेशन कराया। उसके बाद जो है वहाँ से जो है हमें ऑपरेशन के बाद जो है हमने देखा कि बच्चे की आंख में ऑपरेशन हुआ है। अगर इसको हल्द्वानी से या फिर 19 जुलाई को जो है दृष्टि हॉस्पिटल में ले जाया गया। फिर वहाँ पर उसके जो है डॉक्टर के द्वारा अन्य जांच हेतु से जो है ओम मीनाक्षी एक हॉस्पिटल है, वहाँ भेजा गया। 11 जुलाई को उस बच्चे के साथ स्कूल में हादसा हुआ, जहाँ पर टीचर वगैरह सब लोग मौजूद थे। तो तब से ये लोग ने कहा कि हम उस बच्चे का इलाज कराएंगे और ये बाकायदा इलाज कराने ले गए, बट फिर ये लोग वहाँ उनको छोड़ के आ गए उसी हालत में। तो रोज़ ये आज करेंगे कल करेंगे करते करते इन्हें 2 महीने निकाल दिए। कंजाबाग बिगराबाग में स्कूल है, सरस्वती एकेडमी, पाल साहब का स्कूल है, जिसमें सबसे ज़्यादा लापरवाही जो वहाँ के प्रबंधक पाल जी और उससे भी ज़्यादा लापरवाही जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं। उनका बिहेवियर तो ऐसा है कि वो इंसान को इंसान समझने के लिए राजी नहीं है। ये बेचारे गरीब हमारे पास आए थे और हम वहाँ गए। बाकायदा इनने बोला कि हम स्कूल का मामला है, स्कूल में ही बात करेंगे, बाहर बात नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम आपके स्कूल में आ जाते हैं। बाकायदा इनने स्कूल में कल बुलाया। उसके बाद ये अपने कमरे से बाहर नहीं आए। कमरे में अगर इनने ये कहा कि कमरे में आओ, बात करनी है यहीं, सिर्फ 2 लोग आए और बाकी लोग कोई नहीं आ गया। हम लोग 7 लोग गए थे स्कूल से बाहर। इनका जो प्रांगण है इन्हीं के चैम्बर के जस्ट बाहर, वहाँ तक भी आने को राजी नहीं थे। ऊपर से मजाक बना रहे थे। ये बेचारे गरीब लोग हैं। सर अपने बच्चे को ऐसी हालात में जब मैं वहाँ ले गई हूँ तो प्रिंसिपल सर अकेले ले जा रहे थे मेरे बच्चे को कार में। जब मैं प्रिंसिपल सर से मिली हूँ तो अकेले ऐसे घुमा रहे थे मेरे बच्चे को। ना तो स्कूल का एक बच्चा था, ना स्कूल का स्टाफ था। सर कोई भी उसके साथ नहीं था। मैंने उनसे कहा सर एम्बुलेंस कर लेते हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, क्या कहते हैं, मैं पहुंचा दूंगा, मैं आपको 1.5 घंटे में पहुंचा दूंगा। फिर भी मैं सर उनके साथ ऐसे ही गई हूँ। वहाँ जाके इन्होंने आयुष्मान कार्ड फाइल बनानी शुरू कर दी। मैंने इनसे बोला सर पहले मेरे बच्चे की आंख दिखाओ, लेकिन उन्होंने सर मेरे बच्चे की आंख दिखाने की बजाय उन्होंने आयुष्मान की फाइल बनानी शुरू कर दी। उन्होंने मेरे फ़ोन से मेरा फ़ोन छीन के आधार कार्ड, मेरे बच्चे का आयुष्मान कार्ड बनाया वहाँ। सर उसके बाद भी मैंने कहा तो इन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। उसके बाद खाली सिर्फ आयुष्मान से कराया है सर इन्होंने मेरे बच्चे। तो कहीं ना कहीं स्कूल की लापरवाही रही पूरी। सर पूरी लापरवाही है सर। इसमें मेरे बच्चे को शायद डॉक्टर ने ये भी कहा सर, जहाँ मैंने एम्स में दिखाया है
अगर शायद मैं पहले टाइम से अगर ये लोग ले चले जाते तो सर आज मैं अपने इतने बड़े बच्चे को, 15 साल का मेरा बेटा है, मैं उसकी आँख नहीं खोती सर। आज मैं इतनी परेशान हूँ। उत्तराखंड खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।